पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर बाय अ फर्म। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था, पेमेंट ऑफ फीस टू अ चार्टेड अकाउंटेंट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे फीस की जगह पे सैलरी वर्ड गिवन है कि पेमेंट ऑफ सैलरी, तो जो सैलरी है वो हमारी इनकम मेथड का फर्स्ट कंपोनेंट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर आपको वर्ड गिवन है फीस, तो फीस को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जो फीस है इसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानते हैं फॉर अ फर्म, कि फर्म का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। इसीलिए हम जो भी पेमेंट ऑफ फीस है, चाहे वो लॉयर को हो, डॉक्टर को हो, चार्टेड अकाउंटेंट को है, ऑडिटर को है, तो फीस को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानते हैं और इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट हमारा है रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉय। इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं? रेंट फ्री हाउस टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर, तो ये हमारा जो इनकम मेथड का फर्स्ट कंपोनेंट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसके 4 कंपोनेंट हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, रिटायरमेंट पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, तो ये एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड करा रहा है। ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का जो सेकंड कंपोनेंट है, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, तो ये कंपनसेशन का ही एक कंपोनेंट है। इसको हम इंक्लूड करते हैं टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है परचेज बाय जो फॉरेन से हमारे यहाँ पे जो टूरिस्ट घूमने आते हैं, परचेजेस बाय फॉरेन टूरिस्ट। तो क्या हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं? तो जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड में हम एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड कंपोनेंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और जो फोर्थ कंपोनेंट है वो हमारा है नेट एक्सपोर्ट, यानी कि हम एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं और इंपोर्ट को माइनस करते हैं। एक्सपोर्ट को प्लस करते हैं और इंपोर्ट को माइनस टू कैलकुलेट जीडीपी। तो परचेजेस बाय फॉरेन टूरिस्ट, ये एक तरह से हमारा एक्सपोर्ट की तरह ही है।
कि जो फॉरेनर्स हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी जो प्रोडक्शन हुआ है उसको परचेज कर रहे हैं, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फीस टू अ मैकेनिक बाय अ फर्म। तो ये हमारा सेम क्वेश्चन है इसकी तरह, पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर बाय अ फर्म। तो जो फीस है वो चाहे मैकेनिक को हो, लॉयर को हो, ऑडिटर को हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को है, तो जो फीस वर्ड है इसको हम मानते हैं जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम माइनस करते हैं, तो फीस हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। अगर यहाँ पे सैलरी होता तो सैलरी हमारा कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का, इनकम मेथड का फर्स्ट कंपोनेंट है, तो सैलरी वर्ड अगर होता तो उसको हम इंक्लूड करते टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। लेकिन अगर फीस वर्ड गिवन है तो इसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानते हैं और इसको हम इंक्लूड नहीं करते टू एस्टिमेट नेशनल इनकम या टू एस्टिमेट जीडीपी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटरेस्ट paid by an individual. Interest paid by an individual on a car loan. On a car loan. तो क्या जो भी इंडिविजुअल है उसने कार परचेज करने के लिए लोन लिया है, चाहे उसने बैंक के थ्रू लिया हो या किसी इंडिविजुअल से लिया हो, किसी से भी उसने लोन लिया है, तो इंडिविजुअल ने कार परचेज करने के लिए लोन लिया है और इस लोन पे वो जो इंटरेस्ट पे करेगा, ये इंटरेस्ट पे कर रहा है, क्या हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हमें ध्यान रखना है कि अगर लोन लिया है प्रोडक्टिव पर्पस के लिए तो उससे हमारी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन होता है। तो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए अगर लोन लिया है तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर लोन लिया है कंजम्पशन पर्पस के लिए, अब यहाँ पे फर्म वर्ड नहीं लिखा है, ये इंडिविजुअल लिखा है, और इंडिविजुअल जब भी कार के लिए लोन लेता है तो इट मींस ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो कंज्यूमर ने अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लिया है, तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इस इंटरेस्ट को कंजम्पशन पर्पस के लिए अगर लोन लिया है और उस लोन पे अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया है, प्रोडक्शन के लिए लिया है, तो उसको हम उस लोन पे किए गए इंटरेस्ट को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लिया है तो उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। अगर ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको गिवन है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग द कार, expenditure on purchasing a car. अगर यहाँ पे वर्ड लिखा है बाय एन इंडिविजुअल, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग अ कार बाय एन इंडिविजुअल, तो क्या हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? तो हमारा आंसर होगा यस, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर मेथड हम यूज करते हैं
एक्सपेंडिचर मेथड का फर्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि कोई भी हाउस होल्ड या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी खर्चा करती है उसको हम इंक्लूड करते हैं टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। अब अगर यहाँ पे आपका दिया है कि एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग अ कार बाय अ फर्म, तो क्या हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी फर्म, जो भी फर्म है वो अगर किसी भी चीज को खरीद के उसको यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल, या फिर किसी भी चीज को परचेज करती है फॉर रीसेल पर्पस, अगर एज अ रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। और अगर रीसेल के लिए कोई फर्म परचेज कर रही है तो उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर कोई भी फर्म एक कार खरीदती है और उसको यूज करती है एज अ फिक्स्ड एसेट, फॉर एग्जांपल किसी फर्म ने कार परचेज की, उसका यूज वो कर रही है अपने एम्प्लॉइज को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, तो वो हो गई फिक्स्ड एसेट ऑफ द फर्म। तो अगर कोई भी फर्म किसी भी चीज को खरीदती है एज अ फिक्स्ड एसेट तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। कंज्यूमर अगर कोई भी चीज परचेज करे तो वो उसका फाइनल एक्सपेंडिचर है, फाइनल गुड है, उसको तो हम कंसीडर करते ही हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर प्रोड्यूसर ने कोई भी चीज खरीदी है एज अ रॉ मटेरियल तो वो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। अगर यहाँ पे लिखा होता है एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कार्स बाय फर्म फॉर रीसेल पर्पस, यानी कि जैसे जो एजेंसीज हैं गाड़ी की, बाइक की, वो जो गाड़ियां खरीदती हैं या बाइक खरीदती हैं रीसेल पर्पस के लिए, तो उसको हम अज्यूम करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फर्म्स, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग अ कार बाय अ फर्म, तो इसको हम मानेंगे फिक्स्ड एसेट ऑफ द फर्म और इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेकिंग केयर ऑफ एज्ड पेरेंट्स, कि आप अगर अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं तो क्या हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं? अगर आप अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स कि आप उनके ऊपर कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, तो उस केस में हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, यानी कि उन पे खर्चा कर रहे हैं, आप उनके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होता है उनके खाने पीने का, उनकी हेल्थ का, तो अगर आप अपने बूढ़े माँ बाप की जो सेवा कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, उसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं, तो उस केस में ये हमारे एक्सपेंडिचर मेथड का फर्स्ट कंपोनेंट होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसको हम इंक्लूड करते हैं टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सैलरीज paid to non-resident Indians, NRI. Salaries paid to non-resident of Indians working in
इंडियन एम्बेसी वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? तो इंडिया की एम्बेसी है यूएसए में, अमेरिका में। तो जो इंडिया की जो एम्बेसी है यूएसए में, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। इसमें जो भी इनकम जनरेट होती है, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट ने जनरेट की हो या नॉन रेजिडेंट ने, तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है, क्या हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? तो ये हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि जब भी हम डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करते हैं नेशनल इनकम में, तो हम प्लस करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट ने फॉरेन में जो भी इनकम जनरेट की है, जो इनकम उन्होंने अर्न की है फैक्टर इनकम, उसको हम ऐड कर देते हैं और हम माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी कि हमारे जो नॉन रेजिडेंट है, जिन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट की है, तो उसको हम लेस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और ये हमारा पार्ट है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी कि जो भी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, उसने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम अर्न की है और इसको हम लेस कर देते हैं डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते टाइम। तो ये हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्सपेंडिचर on providing services, expenditure on providing police services by government। गवर्नमेंट हमें जो पुलिस की या कोर्ट की जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, क्या हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? Our answer will be yes, we will include it in the estimation of national income। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पे खर्चा करती है या डिफेंस पे जो भी एक्सपेंडिचर करती है, वो हमारी गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो हमें वो जो भी पुलिस पे या कोर्ट पे जो भी हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, उस पे जो भी वो खर्चा कर रही है, तो वो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये हमारा कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड का। जो सेकंड हमारा कंपोनेंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इट इज टू बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बोनस टू एम्प्लॉइज। आपने सुना होगा तो कुछ जो फर्म है वो दिवाली पे अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको बोनस प्रोवाइड करती है। बोनस मींस कि जो भी उसके प्रॉफिट का हिस्सा है, तो उस प्रॉफिट में से अपने एम्प्लॉइज को वो कुछ बोनस प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने एम्प्लॉइज में। तो क्या हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं?
हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बोनस उसी को दिया जाता है जो उस कंपनी में काम कर रहा है। तो बोनस काम करने के बदले में एम्प्लॉय को मिल रहा है, इसीलिए इसको हम इंक्लूड करते हैं टू एस्टिमेट डोमेस्टिक इनकम और टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एडिशन टू द stocks during the year. Addition to the stocks during the year. तो क्या हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं? अगर आपको ध्यान है तो जो भी हमारा वैल्यू एडिशन मेथड है या जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, उसमें हम ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक। तो एडिशन टू द स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर मींस कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है और ओपनिंग स्टॉक कम है, तो उस केस में जो उन दोनों का डिफरेंस है चेंज इन स्टॉक, उसको हम ऐड करते हैं। तो एडिशन टू द स्टॉक यानी कि जो चेंज इन स्टॉक है उसको हम ऐड करते हैं वैल्यू एडिशन मेथड में भी और एक्सपेंडिचर मेथड में भी। एक्सपेंडिचर मेथड में भी जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसी में हमारा इंक्लूड होता है चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे एक्सपेंडिचर मेथड का एक पार्ट है, इसको हम इंक्लूड करते हैं टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परचेज ऑफ टैक्सी बाय अ टैक्सी ड्राइवर। जो टैक्सी ड्राइवर है, जो टैक्सी चलाता है, अगर वो टैक्सी को परचेज करता है तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? तो जो टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी उसकी क्या है? रॉ मटेरियल है या वो उसको रीसेल के लिए परचेज कर रहा है? नहीं, ना तो टैक्सी ड्राइवर उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है और ना ही उसको रीसेल करने के लिए परचेज करता है। टैक्सी ड्राइवर के लिए जो टैक्सी है वो है उसकी फिक्स्ड एसेट, और प्रोड्यूसर की जो भी फिक्स्ड एसेट है उसको हम मानते हैं फाइनल गुड। तो परचेज ऑफ अ टैक्सी बाय अ टैक्सी ड्राइवर इज अ फाइनल गुड फॉर अ प्रोड्यूसर। तो इसको हम इंक्लूड करेंगे टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिफ्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय ऑन हिज बर्थडे या फिर ऑन इंडिपेंडेंस डे। या ऑन दिवाली। तो ये जो गिफ्ट है कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके बर्थडे पे कोई गिफ्ट दे रहा है या उसके बच्चे के बर्थडे पे कोई गिफ्ट दे रहा है या इंडिपेंडेंस डे पे कोई गिफ्ट दे रहा है, तो ये जो गिफ्ट है, गिफ्ट ये काम करने के बदले में नहीं है। कि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के जो उसका बच्चा है उसके बर्थडे पे अगर जाते हैं और कोई गिफ्ट दे के आते हैं या इंडिपेंडेंस डे पे अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये उसके काम से रिलेटेड नहीं है, उसकी अर्नड इनकम नहीं है, अनअर्नड इनकम है। यानी कि काम के बदले दिए हुए गिफ्ट नहीं है। तो ये करंट ट्रांसफर है, यूनिलेटरल पेमेंट्स हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू वर्क। तो इसीलिए इनको हम
नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इनको हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते टाइम इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट by a firm to bank. Payment of interest by an individual to bank. Payment of interest by a bank to an individual. तो इसमें से हम किसको इंक्लूड करेंगे टू एस्टिमेट नेशनल इनकम? तो ऐसे इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको ध्यान से इनको रीड करना है और चेक करना है कि लोन अगर प्रोडक्शन पर्पस के लिए है तो उससे हमारी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन होगा। तो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए अगर जो लोन लिया है उस पे जो भी इंटरेस्ट पे करना है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। और अगर लोन लिया गया है कंजम्पशन पर्पस के लिए तो उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता हमारी इकोनॉमी में। तो कंजम्पशन पर्पस के लिए जो लोन लिया गया है उस पे अगर इंटरेस्ट पेमेंट है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू बैंक। तो फर्म, अगर फर्म कोई भी लोन लेगी तो वो प्रोडक्शन पर्पस के लिए लेगी, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। ऐसे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू बैंक। कोई भी अगर इंडिविजुअल लोन लेता है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो कंजम्पशन पर्पस के लिए ले रहा है, और कंजम्पशन पर्पस के लिए लिए गए लोन पे जो इंटरेस्ट की पेमेंट है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू बैंक is not included in the estimation of national income. ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ बैंक टू एन इंडिविजुअल। अब बैंक ने लोन लिया है इंडिविजुअल से, तो बैंक अगर लोन लेता है तो वो लेगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे टू एस्टिमेट नेशनल इनकम।